हेलो एंड वेलकम टू आवर दिस लेक्चर सीरीज ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये है लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 टर्बुलेंट फ्लो। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में हमने लेमिनार फ्लो पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो की। तो सबसे पहले बात यह है कि टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है। देखिए, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि आपका जो पता है कि टर्बुलेंट फ्लो होता है जब आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो 2000 से या कहीं पर वैल्यू लिखी होगी 2300 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 2000 तक या 2300 तक जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। पाइप फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं। और उससे ज़्यादा में क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो लेमिनार टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, और लेमिनार फ्लो के केस में आपको पता है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो पैराबोलिक होती है। और जैसे जैसे हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होता जाएगा या जैसे जैसे हमारा फ्लो जो है जिसका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाएगा तो उतना आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो उतनी ज़्यादा फ्लैट होती चली जाएगी। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि ये फ्लैटर वेलोसिटी प्रोफाइल्स हैं ये लॉगरिथमिक होती हैं। ये आगे आपको जो एक्सप्रेशन दिखाई देंगे उसमें पता लग जाएगा कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है टर्बुलेंट फ्लो के केस में वो होती है लॉगरिथमिक। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो आपको पता है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो आपकी कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है यानी कि किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एवरेज वेलोसिटी जो कांस्टेंट होती है और एक होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स जो टाइम के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होता है एवरेज वेलोसिटी का और रैंडमली हाई फ्रीक्वेंसी रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स का, उनसे ही आपकी बनती है टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्लो इन पाइप जो होते हैं वो टर्बुलेंट होते हैं ज़्यादातर फ्लो। और आपको जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपको पता है कि रिलेटिवली यूनिफॉर्म होता है और जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो मच फ्लैटर होती है एज कम्पेयर टू द लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो में जो पैराबोलिक होती है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है और फॉर द सेम मीन वेलोसिटी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं फॉर द सेम मीन वेलोसिटी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि बल्क मिक्सिंग होती है। जैसे हमने लेमिनार फ्लो में पढ़ा था कि कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है लेयर्स के बीच में, बट इसमें क्या होती है बल्क मिक्सिंग। और जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑर्डर होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो आपको पता है कि हायर वेलोसिटीज पर होता है और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि टर्बुलेंट फ्लो इज़ ऑलवेज अनस्टेडी। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो ऑलवेज अनस्टेडी होता है क्योंकि उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के उनका सुपर इम्पोजिशन होता है किस पर, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। यानी कि एवरेज वेलोसिटी प्लस हाई फ्रीक्वेंसी रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स का जो सम होता है वो दोनों मिलाकर आपके जो होते हैं किसी भी इंस्टेंट पर वो बनाते हैं वेलोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। इसलिए वो फ्लो हमेशा कैसा होता है अनस्टेडी। लेकिन और ये जो रैंडमली फ्लक्चुएटिंग हाई फ्रीक्वेंसी रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स होते हैं ये हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, इसलिए ये फ्लो को बना देते हैं कैसे, अनस्टेडी। और अगर लेकिन हम इसमें लॉन्ग रेंज टाइम इंटरवल को कंसिडर करते हैं और अगर एक एवरेज वैल्यू लेते हैं तो जो वेलोसिटी में भी हम वेलोसिटी को एज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और उस केस में क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज स्टडी। नहीं तो हमेशा जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है, अनस्टडी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेसेस की। टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, जो आपका टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो टोटल शेयर स्ट्रेस होता है वो दो तरीके का होता है। उसमें एक तो होता है विस्कस शेयर स्ट्रेस और एक होता है टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपको वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस होते हैं, उससे क्या होता है कि कंटिन्यूस इंटरचेंज ऑफ फ्लूइड मासेस। वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से जो आपका मास होता है वो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। उससे क्या होता है कि मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ लम्प्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन फ्लूइड लेयर, एक फ्लूइड लेयर से दूसरी फ्लूइड लेयर में लार्ज नंबर ऑफ लम्प ऑफ फ्लूइड पार्टिकल जाते हैं और वो एक दूसरे की लेयर में मिक्स होते रहते हैं। और हर लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो उससे क्या होता है ये जो मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स जो होता है वो चेंज होता है हर लेयर का। ठीक है, और उसको आपको पता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फोर्स। और यही फोर्स पर यूनिट एरिया को जब हम लेते हैं तो ये डेवलप करता है क्या, शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस डेवलप करता है हाई मैग्नीट्यूड के बिटवीन दी एडजेसेंट लेयर्स। ठीक है, और यही होता है बेसिकली आपका कौन सा, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। और इसका शेयर स्ट्रेस तो आपका वही होता है जो विस्कोसिटी की वजह से होता है। और टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस जो होते हैं वो टोटल सम होता है, इट इज़ द सम ऑफ विस्कस शेयर स्ट्रेस एंड टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद हम कुछ टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस निकालने के कुछ के मैग्नीट्यूड निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको सेमी एम्पेरिकल थ्योरीज कुछ दी गई हैं। जैसे आपका एक दिया गया है जे बॉजिनस्क द्वारा
इन्होंने क्या बोला कि टाउ टर्बुलेंट इक्वल टू ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई, वेयर दिस ईटा जो है ये है अपेरेंट और एडी विस्कोसिटी, और टाउ टर्बुलेंट आपका हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू रो, यानी कि एप्सिलॉन इज द अपेरेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और इसके साथ इस तरीके से और जहाँ टाउ टोटल होगा दैट इज टाउ विस्कस प्लस टाउ टर्बुलेंट, और ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, और ये है आपका ये पॉइजनस रिलेशन है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज एप्सिलॉन और ईटा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फ्लो की होती हैं, इसलिए दे आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इनको निकालना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। इसके बाद अगला रिलेशन और दिया है दैट इज द रेनॉल्ड्स शियर स्ट्रेस। इसमें क्या है कि एक इस तरीके का है, ये दो लेयर्स हैं, इनकी एक की वेलोसिटी वी ए और वी एक्स है, और ये वी ए और वी बी है, सॉरी, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ वी एक्स, और वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी है। तो इसमें क्या होता है, देखो वी एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रैंडम कंपोनेंट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड वी वाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रैंडम कंपोनेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शन। और वी वाई जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ए और बी के बीच में। तो आपका जो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, मास ऑफ फ्लूइड ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट टाइम जो होगा वो होगा क्या, मास फ्लो रेट दैट इज एम डॉट इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी वाई, वेयर ए इज द एरिया, जो ए आपका है वो क्या है, ए और बी लेयर के बीच का एरिया। और इसमें क्या होता है कि ये जो मास होता है वो ए लेयर में आता है, तो वो फिर ए लेयर की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, ट्रांसफर मोमेंटम होगा दैट इज रो ए इंटू वी वाई इंटू वी एक्स टेक प्लेस। और ये आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स, और यही है क्या, टेंजेंशियल फोर्स के बराबर, और इसी को आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेस, और यही क्या है, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस, ठीक है, रो इंटू वी वाई इंटू वी एक्स। और इसका अगर हम एक टाइम एवरेज वैल्यू लेते हैं तो टाउ टर्बुलेंट इक्वल टू रो इंटू वी वाई वी एक्स का बार, दिस बार रिप्रेजेंट्स द टाइम एवरेज, और यही है क्या, रेनॉल्ड शेयर स्ट्रेस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और रिलेशन जो दिया हुआ है प्रांडल के द्वारा, दैट इज नोन एज द मिक्सिंग लेंथ हाइपोथेसिस बाय प्रांडल, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसमें भी वही है कि दो लेयर्स हैं जिनके बीच की लेंथ है एल, इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है ए और इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है बी। तो अकॉर्डिंग टू प्रांडल ने डिफाइन किया है मिक्सिंग लेंथ को किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू प्रांडल मिक्सिंग लेंथ इट इज़ दैट डिस्टेंस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन विच मस्ट बी ट्रेवल्ड बाय अ लंप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स traveling with their original mean velocity in order to make the difference between their velocity and the velocity of the new layer equal to the mean transverse fluctuations in the turbulent flow। इस पूरे का अगर आप सिंपल शब्दों में अर्थ समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर हम एक लेयर से दूसरी लेयर में हमारा कोई फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है तो वो उसका जो पहली लेयर से वो जा रहा है उसमें पहली लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, और वो कितने डिस्टेंस तक वो प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है, या कितने डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ता है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जब उसकी जो वेलोसिटी वगैरह है वो जिस लेयर पे जा रहा है उसके बराबर हो जाती है। यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जिस लेयर पे जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेता है, उसके लिए वो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, दैट इज़ नोन एज द मिक्सिंग लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर प्रांडल ने क्या एज्यूम करा था कि जो वी एक्स और वी वाई है दैट इज एल इंटू डी यू बाई डी वाई, और इसलिए जो टाउ टर्बुलेंट है दैट इज रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स के केस में। एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था कार्मन, उन्होंने क्या बताया था कि जो एल है, ये जो एल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड एल इज इक्वल टू कापा इंटू वाई, ये के नहीं है ये कापा है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल कार्बन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम आगे जाके देखेंगे। और जब टाउ टर्बुलेंट अगर इस तरीके से हम निकालेंगे तो दिस विल बिकम रो कापा स्क्वायर वाई स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर। और उसके बाद एज पर निकुराट से एक आदमी हुआ करते थे निकुराट से, इन्होंने क्या बताया था कि एल इक्वल टू 0.4 वाई माइनस 0.44 वाई स्क्वायर बाई आर, और जो वाई है वो डिस्टेंस है कहाँ से, पाइप की बाउंड्री से, और अगर वाई जो है वो बहुत कम होगा आर से तो एल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 वाई, ठीक है। और यहाँ से हमें एक चीज़ निकल गई क्योंकि हमने पीछे देखा कि देखिए एल इज इक्वल टू कापा वाई है, और यहाँ से जो एक चीज़ निकल रही है दैट इज एल इज इक्वल टू 0.4 वाई, तो यहाँ से हमें पता लगे कापा की जो वैल्यू है दैट इज 0.4। ऑल्सो टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट आर बाई आर, वेयर टाउ नॉट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। और अगर हम ये रिलेशंस का इस्तेमाल करेंगे कि वेयर आर इज वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस वाई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाउ नॉट इज इक्वल टू टाउ नॉट आर माइनस वाई अपॉन आर, और यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके का कुछ रिलेशन हमें मिल सकता है। यानी कि y जब बहुत कम होगा तो टाउ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा टाउ नॉट, और टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ नॉट, और टाउ नॉट की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है, ये देखिए जो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस है यहाँ पर ये हमने निकाला हुआ है कापा रो इंटू कापा स्क्वायर वाई स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर, इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हमारा रिलेशन आएगा। और यहाँ से ये टाउ के बराबर है और ये टाउ नॉट और टाउ बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेंगे टेकिंग, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा कि टाउ नॉट बाय रो आएगा, जैसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और ये है रो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और रो का अगर हम डिवाइड लेते हैं टाउ नॉट बाय रो, और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें पढ़ी है कि ये एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है,
और इसका नाम है शेयर वेलोसिटी। और ये क्यों है ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं कि इसको शेयर वेलोसिटी क्यों बोला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर चलता रहेगा। इसको डिनोट किया जाएगा यू स्टार से इंटू इक्वल टू कापा वाई इंटू डी यू बाई डी वाई, और डी यू बाई डी वाई इक्वल टू यू स्टार अपॉन कापा वाई। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा यू इज इक्वल टू यू स्टार बाई कापा एल एन वाई प्लस सी। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वो कैसी होती है, लॉगरिथमिक। तो ये देखिए यहाँ से आपको पता लग गया कि जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल होती है टर्बुलेंट फ्लो में वो कैसी होती है, लॉगरिथमिक, ठीक है। इसके बाद हमें सॉल्व करने के लिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए कि बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन हमें पता है कि पाइप की सेंटर लाइन पर दैट इज एट वाई इक्वल टू आर, क्योंकि जो वाई टू डिस्टेंस है वो पाइप की बाउंड्री से है, तो एट वाई इक्वल टू आर जो यू होगा वो यू मैक्स के बराबर होगा। और इसी चीज़ को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, और इस सी की वैल्यू को आप वापस से इस नंबर 4 इक्वेशन में रखेंगे तो आपको यू का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसको अगर आप सही से अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा यू इज इक्वल टू यू मैक्स प्लस 5.75 यू स्टार लॉग। यहाँ पर ध्यान रखें ये लॉग हो चुका है, ये एल एन की वैल्यू हमने यहाँ से चेंज करी है वाई बाय आर। और यही जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है प्रांडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। और यहीं से अगर हम इसको थोड़ा बहुत अगर हम इसको और रिअरेंज करें तो हमें मिलेगा यू मैक्स माइनस यू अपॉन यू स्टार इक्वल टू 5.75 लॉग वाई आर बाई वाई। ये वहाँ पर वाई बाई आर था, इसको अरेंज करेंगे तो ये आर बाई वाई आ जाएगा। ये सारे के सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इन सारे डेरिवेशंस को खुद करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। और ये नॉन डायमेंशनल फॉर्म है, और इसमें जो यू मैक्स माइनस यू है यानी कि जो लेफ्ट एल एच एस का जो न्यूमरेटर का टर्म है दैट इज यू मैक्स माइनस यू, उसको बोला जाता है क्या, वेलोसिटी इफेक्ट, ठीक है। अब हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ पाइप बाउंड्रीज की हम बात कर लेते हैं। अगर देखिए हमें पता है कि ये किस तरीके की फ्लैट प्लेट है और इसके ऊपर हमारा ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रही है। अभी बाउंड्री लेयर क्या होती है और इस सब के बारे में भी हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, जो हमारा बाउंड्री लेयर के ऊपर ये लेक्चर है उस पर हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है। लेमिनार बाउंड्री लेयर होती है शुरुआत में, और बाद में एक होती है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के रीजन में एक क्लोज टू द जो आपकी सरफेस है यहाँ पर एक पतली सी लेयर और बनती है जिसको बोला जाता है लेमिनार सब लेयर, ठीक है। लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस है दैट इज डेल्टा स्टार, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है स्मूथ बाउंड्री और एक होता है रफ बाउंड्री। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा स्मूथ है कौन सा रफ है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक होता है डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार होता है थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर, और एक चीज़ होती है के, दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस प्रोजेक्शंस। क्योंकि कोई भी पाइप आप देख लें, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको लगता है लेकिन फिर भी उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ रफनेस होगी, तो ये वही रफनेस है, दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस प्रोजेक्शंस। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी पाइप हमारा हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ है या रफ है, उसके लिए निकोराट्से ने कुछ रिलेशंस बनाए हुए हैं, दैट इज के बाई डेल्टा स्टार। अगर आपका 0.5 से कम होता है तो वो स्मूथ होगा, अगर 0.25 से 6 के बीच में होगा तो वो ट्रांजिशन जोन में है, और अगर 6 के बाई डेल्टा स्टार जो है वो 6 से बड़ा है तो वो रफ होगा, ठीक है। अगर देखिए आपकी वैल्यू ऑफ जो सरफेस इरेगुलरिटीज होती है के की, अगर वो कम होती है थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर से, तो आपका पाइप कैसा एक्ट करेगा, एज अ हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री। और अगर जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपकी थिकनेस ऑफ द लेमिनार सब लेयर जो है वो बड़ी कम होगी, और क्योंकि आपका जो फ्लो है वो कैसा होता जाएगा, ज़्यादा टर्बुलेंट, ठीक है, ये कम होती जाएगी। और ये जो है ये कम हो सकती है सरफेस इरेगुलरिटी से भी कम हो सकती है। सरफेस इरेगुलरिटी से कम हो जाएगी तो यानी कि जो के बाई डेल्टा स्टार है वो वैल्यू कुछ इसकी तरफ कॉइन लग जाएगी, और उस केस में आपका जो पाइप है वो कैसा हो जाएगा, नहीं ये कम हो जाएगी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे आपकी डेल्टा स्टार की वैल्यू कम होती जाएगी तो के बाई डेल्टा स्टार जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और के बाई डेल्टा स्टार की वैल्यू जैसी आपकी 6 से ज़्यादा होगी तो आपका पाइप कैसा बन जाएगा, हाइड्रोडायनेमिकली रफ, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ कार्बन प्रांडल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स के कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं। ये इंपेरिकल रिलेशंस हैं, इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। दैट इज यू बाई यू स्टार इक्वल टू 5.75 लॉग वाई यू स्टार न्यू बाई प्लस 5.5, और यहाँ पर ये यू बार है, दैट इज ये यू एवरेज के लिए है, ये स्मूथ पाइप के लिए लिखे गए हैं दोनों, और ये जो नीचे वाले लिखे गए हैं दैट इज फॉर, ये वाला जो लिखा गया है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों स्मूथ पाइप के लिए है। और अगर हम बात करें इस वाले के लिए तो ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला और जो ये वाला लिखा गया, ये लिखा गया है रफ पाइप के लिए, ठीक है। और ये के आपको बताया दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ रफनेस प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें आगे जो है इसमें इस तरीके की इक्वेशंस को अगर आप कुछ निकालेंगे तो यू माइनस यू स्टार इस तरीके का कुछ आएगा इक्वल टू ये, और ये जो पाइप है आप देखेंगे कि जो अभी पिछले की दोनों इक्वेशंस है, अगर आप ये टर्म निकालने की कोशिश करें, इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी,
यानी कि इक्वेशन नंबर 8 और 9 को माइनस करें या 10 माइनस 11 करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, और इक्वेशन जो है इक्वली एप्लीकेबल होती है स्मूथ और रफ पाइप के लिए, ठीक है। और अगर इसमें y की वैल्यू अगर हम r के बराबर कर लेंगे तो ये log 1 बन जाएगा, दैट विल बी 0। तो ये u माइनस यू, ये जो और आपका जो पता है कि y अगर आप r के बराबर करेंगे तो u आपका किसके बराबर हो जाएगा, u मैक्स, क्योंकि y इक्वल टू r का मतलब है आप कहाँ पर आ गए, पाइप की सेंटर लाइन पर, ठीक है। और u इक्वल टू u मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कैसे हो जाएगा, u मैक्स माइनस u अपॉन u स्टार इक्वल टू 3.75, क्योंकि ये बन जाएगा log 1 और log 1 इज आपको पता है कैसा होता है 0, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस टू फ्लो की बात करते हैं स्मूथ और रफ पाइप में, अगर हम रेजिस्टेंस टू फ्लो की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो F होता है दैट इज़ द फ्रिक्शन फैक्टर, वो किसका फंक्शन होता है, रेनॉल्ड्स नंबर और K बाई डी का। इसमें जो K है वो एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस प्रोजेक्शन है, D आपका डायमीटर है, K बाई डी को हम डिफाइन करते हैं एज अ रिलेटिव रफनेस और R बाई K को हम डिफाइन करते हैं एज अ रिलेटिव स्मूथनेस, ठीक है। हम कैलकुलेशन करते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स की, तो हमें पता है कि ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जो हम F की ज़रूरत होती है वो हम निकाल सकते हैं, F को हम निकाल सकते हैं। F को निकालने के लिए अलग अलग वो है कि मतलब तरीका है कि F किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर की क्या वैल्यू होगी। अगर आपका जो टाइप ऑफ फ्लो लेमिनार है और रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से कम है तो आपका फ्रिक्शन फैक्टर 64/RE होता है। ये हमने कल डिराइव करा था किस तरीके से आता है। ट्रांजिशन जोन जो है आपका, जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में होता है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कोई रिलेशन बेसिकली नहीं होता F का, और उसमें इंक्रीज जो F होता है वो सडनली इंक्रीज करता है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो अगर है स्मूथ पाइप के केस में, अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 4000 से 10⁵ के बीच में है तो ब्लेसियस रिलेशन होता है F के लिए, और स्मूथ पाइप में ही अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 5×10⁴ से लेकर 4×10⁷ तक है तो निकुराड से इसके कुछ रिलेशन है इस तरीके की। ये इंपेरिकल रिलेशन है, ये याद नहीं रखने हैं, जस्ट फॉर आपको एक आइडिया देने के लिए है। फिर अगर हम रफ पाइप की बात करते हैं तो आपका जो F है वो फंक्शन है K बाई डी का, और ये है कार्मन प्रांडल इक्वेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेमिनार फ्लो के केस में आप देखो कि जो फ्रिक्शन फैक्टर F है वो सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन है, और अगर आप यहाँ पर भी देखो टर्बुलेंट फ्लो में भी अगर स्मूथ पाइप की हम बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है, तो आपको पता है कि जो F है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ओनली, ठीक है। चाहे लेमिनार फ्लो हो और टर्बुलेंट फ्लो में भी अगर स्मूथ पाइप हो तो सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर का ही फंक्शन है। लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो में रफ पाइप होता है तो आपका जो F है यानी डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ K बाई डी का, यानी कि जो रिलेटिव रफनेस होती है सिर्फ उसका फंक्शन है, ठीक है। यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे इसी से एक चार्ट बनता है दैट इज नोन एज अ मूडीज चार्ट और द स्टैंटन्स चार्ट। इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लॉट की जाती है। दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर F, यहाँ पर है रेनॉल्ड्स नंबर। आपको पता है कि जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से अंदर होगा तो आपका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, लेमिनार, और इसका जो रिलेशन है दैट इज 64/RE। ट्रांजिशन जोन में कोई भी आपका रिलेशन नहीं है। और इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ट्रांजिशन जोन ये है, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे आप स्मूथ मतलब उसमें आएंगे टर्बुलेंट फ्लो में आएंगे और आपका जो स्मूथ रीजन होगा उसमें जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर F होगा वो ग्लासियस रिलेशन से दिया जाएगा। और उसके बाद जब आगे को आप बढ़ेंगे तो आपका जो रिलेशन होंगे वो आपके दिए जाएंगे निकुराड से रिलेशन से और जो कार्मन प्रांडल इक्वेशंस है उसमें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जोन कैसा है, कंप्लीट टर्बुलेंस, ये है फुल्ली रफ जोन, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई टर्बुलेंट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है अभी आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बेसिकली रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट पर या जो डॉक्टरेट लेवल पर की जाती है वो सारी रिसर्च टर्बुलेंट फ्लो पर ही चल रही है। लेमिनार फ्लो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कंडीशन पर आ चुका है, उस पर ज़्यादा रिसर्च अब बाकी बची है नहीं। और तो टर्बुलेंट फ्लो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उससे ज़्यादा एग्जाम में आपके आने की कोई चांस है नहीं। कोई भी एग्जाम हो, भले ही आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो या कोई और PSU का हो, गेट हो, उसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये जो एक्सप्रेशंस वगैरह बताए हैं थोड़ा बहुत इनको आप ध्यान रखें कि डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर किसका रिलेशन है किसका रिलेशन नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से वही बात, क्वेश्चंस वगैरह करते रहिए और अपने जो भी लाइक सब्सक्राइब करिए। अपने जो क्वेरीज़ हैं, अपने जो सजेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते रहिए। और इसमें जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी का। थोड़ा सा बाउंड्री लेयर के बारे में हमने आपको यहाँ पर अभी बताने की कोशिश की थी, क्योंकि वो आपका जो हाइड्रोडायनेमिक रफ और स्मूथ बाउंड्री आया था उसकी वजह से। अभी हम अगले चैप्टर में जो बाउंड्री लेयर होगा उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है बाउंड्री लेयर और किस तरीके से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है और क्या क्या फिनोमेना उसमें इंक्लूडेड होते हैं। वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।
तो आपको कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है कि बाउंड्री लेयर क्या होती है। बिल्कुल आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करें, बिल्कुल आप एश्योर्ड रहें कि वो अगले लेक्चर में पूरा बेसिकली पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो बाउंड्री लेयर थ्योरी के ऊपर ही होगा, और उसमें बहुत डिटेल में हम बाउंड्री लेयर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी की। इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। अपना पढ़ाई में फोकस बिल्कुल बनाए रखिए और सारे को ये थ्योरी यहाँ से पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।